नाज़रीन, अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक में हम बात करेंगे जहां LAC मामले पर आज भारत और चीन के दरमियान 12 घंटों से लगातार जो है मीटिंग, फौजी सतह की आज 7वीं मीटिंग हो रही है और इस सिलसिले में अभी भी मीटिंग जो है वो जारी है। और साथ ही साथ वादी के अंदर किस तरह के हालात है, श्रीनगर के अंदर एक एनकाउंटर में कमांडर समेत 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ शोपियां के अंदर 3 असातिज़ा को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे NIA की वादी के अंदर शहर श्रीनगर के अंदर NIA की कार्रवाई, और साथ ही साथ हम बात करेंगे दीगर मामलात को लेकर जहां शुमाली कश्मीर के अंदर भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो लोगों के मुश्किलात दूर करने के हवाले से लोगों ने शिकायत की हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जनूबी कश्मीर से कुछ अहम मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम श्रीनगर से सनम एजाज को भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उसके साथ भी बात करेंगे। और सिविल सेक्रेटरीट खासकर जो लोगों के इस वक्त मसाइल है, मुश्किलात है सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, उनकी भी शिकायत वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम अब तक में सबसे पहले बात करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले को लेकर, जहां लाइन ऑफ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदा सूरत हाल के बीच मशरकी लद्दाख की सूरत हाल पर भारत और चीन के फौजी कमांडरों की 7वीं मीटिंग पिछले 12 घंटों से जारी है। कोर कमांडर सतह के मुज़ाकरात के 7वें दौर में पिछले दौर की बातचीत में जिन अमूर पर इत्तिफाक राय पाया गया उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और दोनों तरफ के फौजियों में टकराव की सूरत दूर करने के लिए तरीकाकार पर भी तबादुल ख्याल किया जाएगा। बातचीत के दौरान दोनों फरीकों से खुत्ता में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मजीद इकदाम पर गौर करने और किसी ऐसे इकदाम से गुरेज करने की भी तवक्का की जा रही है, जहां पिछले 3 महीनों में भारतीय फौज ने इलाके के मुख्तलिफ ऊंचाई वाले इलाकों में टैंकों, भारी हथियारों, गोला बारूद, ईंधन, खुराक और मौसम सरमा के जरूरी सामान की फराहमी के लिए जंगी तैयारी बरकरार रखी है। ताहम आज सुबह से ही जो मीटिंग का सिलसिला जारी है और अभी भी जारी है, और माना जाता है कि जिस तरह से भारत की जानिब से उन्हें पेश की गई है कि वहाँ पर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन फौजी इनखला वहाँ पर फौज को हटाए, इस सिलसिले में उन्होंने अपनी डिसएंगेजमेंट को लेकर उनके सामने अपना मुद्दा रखा है। अब बात करते हैं NIA के हवाले से। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कार्रवाई करते हुए फिरबाग श्रीनगर के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हिजब कमांडर नवीद बाबू साबिक जो है उनके साथ राबता रखने और मिलिटेंटों को हथियार फराम करने की पादाश में NIA ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। NIA ने अगरचे उनके घर पर छापा भी डाला, ताहम वो घर में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और मजीद तहकीकात इस हवाले से जारी है। गिरफ्तार शुदा शख्स पर इल्जाम है कि उन्होंने मिलिटेंटों को हथियार फराम किया और साथ ही साथ मिलिटेंटों के साथ राबता रखने की पादाश में NIA की जानिब से इसे गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर के अंदर NIA की एक बड़ी कार्रवाई, जिस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने फिरबाग इलाके के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। NIA का कहना है कि NIA का मानना है कि उन्होंने मिलिटेंटों को हथियार फराम किया और साथ ही साथ मलडेरा शोपियान में एक जो साबिक सरपंच है उनके साथ उन्हें हथियार भी फराम किया और साथ ही साथ मिलिटेंटों के साथ राबता रखने की पादाश में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर सनम एजाज के पास। सनम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? आज की जो NIA की कार्रवाई है, फिरबाग के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल गौहर, ये श्रीनगर का फिरबाग का इलाका है, हैदरपुरा फिरबाग का, और यहाँ पे NIA ने आज एक कार्रवाई के दौरान तफज्जुल हुसैन को गिरफ्तार किया है। तफज्जुल हुसैन पे घर पे पिछले दिनों छापा पड़ा था और तब NIA की इस गिरफ्तारी के हवाले से यही बताया गया था कि ये कुछ और मामला, लेकिन आज ये NIA के ओहदेदारों की तरफ से जो जराया है NIA के, उनके हवाले से खबर मिली है कि ये मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटी में से गिरफ्तार किया जा चुका है
और नवीद बाबा आपको याद होगा, हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, साउथ कश्मीर में टॉप मोस्ट कमांडर माना जाता था। उनको हथियार सप्लाई करने के मामले में इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और यह भी बताया जाता है कि ये वहां के एक साबका सरपंच को हथियार वगैरह पहुंचाया करता था और उसके बाद वो मिलिटेंट्स को, खासतौर पे हिजबुल मुजाहिदीन के लिए वो हथियार पहुंचाए जाते थे। और एनआईए ने इसी गिरफ्तारी इसी हवाले से की है। पिछले दिनों भी जो इसके घर पे छापा हुआ था, उस वक्त भी इसी की गिरफ्तारी मुतवक्का थी, लेकिन उस वक्त घर पे नहीं था, तो तब ये खुलासा बाहर नहीं हुआ था कि क्यों छापा पड़ा था, क्या हुआ था। लेकिन आज जब गिरफ्तारी हुई है तफज्जुल हुसैन की, श्रीनगर के पिरबाग के इलाके के रहने की वाले की, तो उससे अब ये एनआईए की तरफ से भी खबर निकल के आ रही है, वहां के जराये भी यही बता रहे हैं कि ये मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटी थी और इसी में इसको गिरफ्तार किया गया है। सनम, जिस तरह से एनआईए की कार्रवाई लगातार वादी के अंदर जारी है, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या साउथ कश्मीर की बात करेंगे या शहर श्रीनगर की बात करेंगे, लगातार पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि एनआईए की लगातार कार्रवाई, चाहे वो आर पार तिजारत हो या मिलिटेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, उसके खिलाफ एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल गौहर, कश्मीर में अब छापामारी तो पहला लफ्ज है और सुबह शुरू होते ही पहली खबर यही आती है, छापामारी, रात भर छापामारी, दिन में छापामारी, चाहे वो एनआईए की हो, ईडी की हो या दूसरी छापामारी का सिलसिला हो। ये पुराने अब सिलसिला लगातार बनता ही जा रहा है और काफी वक्त से कश्मीर में, यूं कहें तो 2020 के पहले दिन से ही छापामारी के सिलसिले में, चाहे वो क्रॉस एलओसी ट्रेड हो, हवाला हो या दूसरे मामला हो, उनमें छापामारियां होती रही हैं, गिरफ्तारियां होती रही हैं। और इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस जो है वो जो कार्रवाइयां, जो अदालती कार्रवाइयां होती है वो भी हो रही, यानी कुल मिला के छापामारियों का सिलसिला जो है वो कश्मीर में जारी है। और आज की कार्रवाई भी उसी कार्रवाई के साथ, यानी कश्मीर की एक रूटीन कार्रवाई जो पिछले 30 सालों के दौरान जो हालात बने, उन्हीं हालात के साथ जोड़ के इन सभी कार्रवाइयों को देखा जा रहा है। सनम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर है जनूबी कश्मीर के हवाले से, जहां जनूबी कश्मीर के शुपा में कायम एक मदरसे में कई हाजिर सर्विस और साबिक तलबा को मिलिटेंसी में मुलविस पाए जाने के बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे मजहबी स्कूल के 3 असातिज़ा को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि स्कूल के जिन असातिज़ा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनके अलावा मजीद कई और ऐसे असातिज़ा हैं जिन पर निगरानी रखी जा रही है। जी सनम, इस हवाले से क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं? जिस तरह से एक शुपियां के अंदर एक स्कूल के अंदर निजी स्कूल है, मदरसा है, जहां पर दीनी तालीम भी दी जाती है, वहां पर 3 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई, विजय कुमार की जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल ये स्कूल जो है ये सिराजुल इमाम नामी स्कूल शोपिया का है और इमाम साहब शोपिया में ये वाक़ा है। सिराजुल अलूम नामी स्कूल है और विजय कुमार जो जी कश्मीरी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका खुलासा किया और ये भी बताया कि इस स्कूल के 3 असातिज़ा, जिनमें अब्दुल अहद भट्ट है, रऊफ भट्ट है और मोहम्मद यूसुफानी है, इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। और साफ जाहिर है कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के नाम के हवाले से ही लगाया जाता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स, लगभग 13 की उनकी तादाद बताई गई, जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में मुलविस पाए गए हैं। ये आईजी कश्मीर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने ये भी यहाँ बताया कि चूंकि स्कूल कहीं न कहीं अपना इसका जो बैकग्राउंड है या मुंसलिक जिसे हम कहें, वो उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक है और यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन पे कड़ी, और स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, उन पे भी कड़ी नजर रखी जा रही है, आईजी कश्मीर ने बताया। और ये उनके कैरेक्टर की, उनकी एक्टिविटीज की जो है वो तहकीकात की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इस वक्त सारा मामला जो है, इसमें यह भी बताया गया कि जो याद होगा आपको लतपुरा का वाक़ा, और इस लतपुरा के वाक़े में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसके बारे में भी बताया गया कि जिसकी वो गाड़ी थी सज्जाद अहमद, वो इसी का स्टूडेंट था। ये वन साइडेड व्यू है, ये है पुलिस का वर्जन। लेकिन इसी उस स्कूल के जो चेयरमैन है, उसने मीडिया से बात की है, न्यूज़ एजेंसी से बात की है, उसने पुलिस के इन सभी बयानात की तरदीद की है और सख्ती से तरदीद करते हुए उसने कई तरह के इसमें आदाद शुमार भी पेश किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की स्कूल की, उनका ये भी कहना है कि स्कूल की पहले ही CBI, CIK, IB, इंटेलिजेंस नेटवर्क, NI, MI, जितनी भी एजेंसीज कश्मीर में काम करती हैं, सब ने तहकीकात की है और उन्हें अब तक नहीं पाया गया है।
और ये भी उन्होंने बताया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने बताया कि साल 2000 से लगभग यहाँ स्टैब्लिश है और साल 2000 से यहाँ 10,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो फारिग तहसील हुए हैं, यानी फारिग इल्म हुए हैं। उन्होंने यहाँ से डिग्रियां की, यहाँ से पढ़ाई की है और उनमें से बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने डॉक्टर बने हैं, बहुत से लोग हैं जो स्टूडेंट बने हैं, जो टीचर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, इंजीनियर बने हैं और फौज और पुलिस में भी इस स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सारे मामले में उनने उसमें भी नौकरी हासिल की है। तो अगर उनके बकौल अगर मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज वहां पे पढ़ाई जाती या इस सेपरेटिज्म का कोई सबक वहां पढ़ाया जाता तो फिर ये बच्चे जो हैं ये फिर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। 10-12 लड़के जिस तरह उनका ना कहा यहाँ पे बताया गया कि 10-13 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में, उन्होंने उसका भी कहा कि ये 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हों तो उसमें 10-12 तो हो सकते हैं वो मिलिटेंसी में हों या किसी और तरह से स्कूल का एक्टिविटीज को उन्होंने ये भी कहा। साथ साथ में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जमात इस्लामी के साथ उनका कोई वाबस्तगी नहीं है, वो अलग से है, वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसके तहत पढ़ाते, साथ में एडिशनल में वो कुरानी इस्लामिक तालीम भी बच्चों को देते हैं और इस्लामिक तालीम उनका कहना था कि कोई गैर कानूनी नहीं है। साथ साथ में उन्होंने एक और बात भी ये कही कि जिस तरह सज्जाद का बताया गया था कि सज्जाद जो है जो लथपोरा ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, उनका ये कहना था कि सज्जाद बहुत पहले उनका स्टूडेंट रह चुका है लेकिन उसके बाद वो वहां उस स्कूल से फारिग हो चुका था, वो दूसरे स्कूलों में चला गया था, इसलिए सज्जाद की किसी एक्टिविटीज को उनके स्कूल के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। या दूसरे स्टूडेंट्स का जिनके बारे में पुलिस का यह भी कहना था कि वो मिलिटेंसी में, उन्होंने उसकी पूरी तरह से नफी करते हुए बताया कि वो स्कूल में थे, कभी स्टूडेंट रहे हैं और अब वो क्या उम्र भर उनकी एक्टिविटीज के लिए उनका स्कूल जिम्मेदार नहीं रह सकता है। ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के चेयरमैन ने जो एजेंसी से, न्यूज एजेंसी से या मीडिया से बात करके बताई है। चलिए सनम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर जो है वो अवाम से रिलेटेड है, जहां अवाम ने शिकायत की है दरबारमू के मुंतकिल होने, जम्मू दरबारमू मुंतकिल होने से कबल ही लोगों की शिकायत है कि उन्हें दरबारमू के अंदर, अगर श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर उन्हें किसी काम से जाना होगा तो उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिनकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। श्रीनगर से जम्मू दरबार की मुंतकली की तैयारियां जहां जोरों पर हैं, वहीं पर दरबारमू की वजह से तमाम सरकारी दफातर बशमूल राजभवन और पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर से भी मुंतकिल किए जाएंगे, जिसकी वजह से अब भारी तादाद में आबादी भी कश्मीर से जम्मू का रुख करेंगे। दफातर के जम्मू मुंतकिल होने से कबल ही लोगों की शिकायत है कि उनके मुश्किलात का अजाला करने के लिए उन्हें मुतल्लिका महकमों के आला ओहदेदारों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सनम, आपने आज सिविल सेक्रेटरीट के बाहर लोगों से बात की है, इस हवाले से क्या कुछ कहना था लोगों का? देखिए, श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरीट या जम्मू मुंतकिल होने की तैयारी सरकार कर रही है और लोगों में नाराजगी जरूर पाई जाती है और नाराजगी साफ जाहिर वजह है। कश्मीर में आमतौर पे एक तरह से इल्जाम लगाया जाता है कि सरकार, हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो सरकार इस वक्त है, ये कश्मीरियों के साथ सौतीली माँ का सलूक करी है और उसकी मिसालें दी जा रही है। आज मिसाल ये दी जा रही थी कि जब इस साल विंटर में समर का सेक्रेटरीट मूव जम्मू से श्रीनगर होना था, तब ये बताया गया कि कश्मीर में कोविड है, दरबारमू कश्मीर में नहीं लाया जा सकता है। फिर जब प्रेशर आया तो आधा लाया गया, आधा जम्मू में रखा गया और फिर टर्न कश्मीर की थी लेकिन आधा जम्मू में रखा है। और अब कोविड अब कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, लेकिन सरकार कोई ख्याल नहीं रख रही है कोविड का, किसी चीज का, और सरकार ये जो दरबारमू इसको जम्मू शिफ्ट करी है। और इसके पीछे की एक और बात ये भी बताई कि इस वक्त क्राइसिस है, स्टेट में, मुल्क में क्राइसिस है, पैसे नहीं है, लेकिन दरबारमू पे करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, इस दरबारमू के दौरान स्पेशल फंड्स जो होते हैं, स्पेशल ट्रैवलिंग अलाउंस जो होते हैं, वो मुलाजमीन को दिए जाते हैं। पिछली बार 25-25 हज़ार दिए गए थे कश्मीर आने के लिए, अब और 25-25 हज़ार दिए जाएंगे। यानी सिर्फ मुंह के लिए जम्मू से श्रीनगर फी मुलाजिम को 25,000 रुपए, 50,000 एक साल में दिए जाएंगे। तो करीबन 3,000 के करीब जो मूवमेंट होती है जम्मू से श्रीनगर, तो ये 150 करोड़ रुपए की लगभग आमदनी पैसा बनता है जो इस मामले पर खर्च किए जाते हैं। ये मोटा माटी में है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं, ट्रांसपोर्ट खर्चा, ये एक्स्ट्रा खर्चा किया जाता है 150 करोड़ रुपए का। इन हालात में जब मुल्क में क्राइसिस है, स्टेट में क्राइसिस है, डेवलपमेंट हो नहीं रही है, जीडीपी डाउन हो चुका है,
फिर भी दरबार मूव जम्मू मुंतकिल कराना मजबूरी क्या। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो श्रीनगर में लोग कह रहे थे कि कश्मीर में सरकार की जरूरत विंटर्स में होती है, जब यहाँ बिजली नहीं होती है, जब पानी नहीं होती है, तब सरकार यहाँ रहे तो सरकार के साथ लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी सेक्रेटरी को, इसी सरकार को उस खास वक्त के लिए जब लोगों की जरूरत होती है जम्मू शिफ्ट किया जाता है, जबकि जम्मू में दरबार मूव की जरूरत समर्स में होती है। और फिर अब की बार लूला लंगड़ा सेक्रेटरी कर दिया गया, दरबार मूव को किया गया, आधा जम्मू में रखा गया, आधा कश्मीर में रखा गया। कोविड है, कोविड की मजबूरी को देखते हुए, तो अभी कोविड नहीं है तो ये भी लोग कह रहे थे कि इस वक्त सरकार को चाहिए कि एज इट इज जितना जम्मू में है उतना जम्मू में रहे, जितना कश्मीर में उतना कश्मीर में रहे, ताकि दोनों इलाकों की तरक्की हो या मसाइल हो उनको देखा जा सके। और इंपॉर्टेंट बात, सिविल सेक्रेटरीट के बाहर जो लोग हैं उनको सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जाना होता, सरकार ने परेशानी उनके लिए खुद खड़ा कर रखी है। पहले कोविड के नाम पे अंदर जाने नहीं दिया जाता था, बताया जाता कोविड, अब कोविड है लेकिन थोड़ा सा उस तरह से नहीं है। अब ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर किसको है कि जिसकी सेक्रेटरीट के अंदर किसी के साथ जान पहचान है, किसी के साथ कंटैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वहां से पास आता है। आम लोगों को सरकार के साथ मिलने नहीं दिया जाता। यानी सरकार जो हेल्म ऑफ अफेयर्स है, जहां सेक्रेटरीट से किसी का काम हो सकता है, किसी की परेशानी हल हो सकती है, उसको वहां मिले। और फिर दूसरी बात, यहां अंदर ब्यूरोक्रेटों पे आज इल्जाम ये भी लगाया गया, खासतौर पे जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी, ये इल्जाम लगाया गया कि इस साल में फॉरेस्ट सेक्रेटरी जो है, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो है, जो मैडम है, उन्होंने किसी भी फाइल को जो रिलेटिव पर्टेन कर रही थी कश्मीर से, उसको किसी को साइन नहीं किया है। सभी के फाइलें बनी हुई हैं, उसके टेबल के नीचे हैं, कुछ फाइलें उनके घर चली गई हैं, घर से गायब हो चुकी हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है मैडम से ये पूछने की, और वो मिलती भी नहीं है किसी से, किसी भी जो उनके पास साइल आते हैं उनसे मिलती है। और फिर दूसरा रूरल डेवलपमेंट का भी हाल यही बताया गया कि गवर्नर ने यहाँ बैक टू विलेज पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू किया था, वो नाकाम हुए। इस बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान हर जगह से लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नाकाम है। और उस नाकामी की वजह यही बताया गया कि मैडम जो है रूरल डेवलपमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी, उसने किसी फाइल को अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। ये सर नो, फाइल बन के गई, उनके टेबल पे रही, उनके वहां पे डस्टबिन में चली गई, कोई भी फाइल अप्रूव नहीं हुई है। और वही वजह हुई कि यहाँ पे बैक टू विलेज पार्ट 1 और 2 नाकाम हुआ। और 3 के हवाले से भी लोग यही कहते हैं कि ये भी नाकाम होगा, क्योंकि बैक टू विलेज पार्ट 3 जो है ये भी रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और जितनी भी फाइलें वहां से आई हैं वो सब इसी डिपार्टमेंट को जाएंगी। और अगर पुरानी रविश रही, जिस तरह बैक टू विलेज पार्ट 1 और पार्ट 2 में रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर सेक्रेटरी का रोल रहा है, अगर वही रोल इस पार्ट 3 में भी रहता है तो फिर कोई फाइल जब पास होगी नहीं तो पार्ट 3 कैसे पास होगा। सरकार का, गवर्नर LG मनोज सिन्हा का, जो खुद जमीन पे पहुंचा है, लोगों से मिला है, बड़ी कोशिश की कि वो सरकार को ग्राउंड पे पहुंचाए, लेकिन सेक्रेटरीट में बाज़ाब्ता तौर पे मनोज सिन्हा जो LG जम्मू कश्मीर के, उनकी इस बैक टू विलेज पार्ट 3 को नाकाम बनाने की खुद सरकार की ब्यूरोक्रेसी के लोग कोशिश कर रहे हैं। सनम, जिस तरह से अब वादी कश्मीर के अंदर लोगों की शिकायत है कि जब जम्मू ये मुंतकिल होगा तो वो क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, तो जम्मू के अंदर भी लोगों की यही शिकायत होगी कि वहां पर भी लोग जो है वो मुश्किलात के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गौहर वहां के लोगों को, लेकिन इस वक्त आधा उधर है आधा इधर है जी। अगर 40 डिपार्टमेंट्स हैं, 20 जम्मू में फंक्शनल कर रहे हैं, 20 कश्मीर में कर रहे हैं, तो दोनों लोग, कश्मीर के लोग भी कहते हैं कि जम्मू में जैसा है वैसा वहीं पे रहे, क्योंकि ये विंटर है, कोविड है, और कोविड में ज्यादा परेशानी कश्मीर में हुई भी है और हो भी सकती है। आने वाले विंटर्स में नमूनिया वगैरह जितना भी है वो सब केसेस ज्यादा कश्मीर में होते हैं। N1H1 कश्मीर में हुआ है, और कोविड की पहली बड़ी मार जो कश्मीर में पड़ी, इस वक्त मार जम्मू में पड़ रही है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि दरबार मूव पे जितना बड़ा खर्चा करना है वो क्यों किया जाए, क्यों इस वक्त परेशानी में, ऑलरेडी सरकार के पास पैसे नहीं है, उस पे एक और बर्डन। आप देखिए खुद जब यहां से दरबार मूव जम्मू जाएगा तो सरकार का कितना ट्रांसपोर्ट वगैरह इस्तेमाल होता है, फाइलें ले जाने के लिए, ब्यूरोक्रेसी लाने के लिए, ले जाने के लिए। और ये भी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी थोड़ी ऐसी जाती है, वो अपने फर्नीचर वगैरह भी उठा देती है। सरकार की गाड़ी होती है, वो फर्नीचर वगैरह अपने जो यहाँ की उनके अकोमोडेशन दी गई है वहां भी सब कुछ। और फिर अब की
की बार जम्मू से कोई कश्मीर नहीं आया। जम्मू का जो रहने वाला मुलाजिम है वो कोई कश्मीर नहीं आया है। साल 2020 के लॉकडाउन इसमें जो ये दरबार मुंह हुआ था, मार्च अप्रैल में जो दरबार मुंह था, जम्मू का कोई मुलाजिम कश्मीर नहीं आया है। तो वहां कश्मीर में इस वक्त वही लोग हैं जो कश्मीर के मुलाजिम हैं। तो इस वक्त कश्मीर के मुलाजिमों को जम्मू में सिर्फ ले जाने का, दरबार मुंह कराने का एक ही मुद्दा मकसद है कि वहां ये जाके आराम करें। बनज़द कश्मीर में जो सिचुएशन होती है उसको मॉनिटर करने को, उसको देखने के बजाय ये सारे जम्मू का एक बड़ा खर्चा जो है, एक हमारे खजाने पे जो बड़ा बोझ डाला जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि कुछ लोग जो है, जो कश्मीर में है और कश्मीर की बेस सिविल सेक्रेटरीट में काम करते, वो चाहते हैं कि जम्मू दरबार मुंह मुंतकिल होना चाहिए। अदरवाइज आम मुलाजिम भी कहते थे नहीं, इस वक्त कश्मीर में जरूरत है सरकार की, कि सरकार को जितनी सी है 18 डिपार्टमेंट वो यहाँ पे रहें, यहाँ काम करें, ताकि यहाँ पे लोगों के हालात जो हैं, लोगों के मसाइल जो उनको दूर किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे श्रीनगर से सनम एजाज जो बात कर रहे थे, जहां दरबार मुंह के हवाले से लोगों के क्या कुछ मुश्किलात है उन पे भी बात हुई है। और एनआईए की कार्रवाई के साथ साथ शोपियां के अंदर एक स्कूल के जो 3 असातिज़ा है उनके खिलाफ पीएससी के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी बात की। और साथ ही साथ बात की है लद्दाख के अंदर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर भारत और चीन के दरमियान फौजी सतह की 7वीं मीटिंग जो अभी भी लगातार जारी है, पिछले 12 घंटों से लगातार मीटिंग जारी है। अब बात वज़ीर दिफा की करते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब मुख्तलिफ परेशानियों से गुजर रही है, लेकिन पड़ोसी ममालिक मुश्तरका तौर पर सरहदों के साथ हजारों किलोमीटर के फासले पर तनाज़ात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान और अब चीन ऐसा लगता है कि एक मिशन के तौर पर तनाज़ात पैदा कर रहे हैं। ताहम वज़ीर आज़म की सरबराही में मुल्क न सिर्फ अज़म के साथ बहरान का सामना कर रहा है, बल्कि कई शोबों में बड़ी और तारीखी तब्दीलियां भी ला रहा है। इन बातों का इजहार वज़ीर दिफा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तकरीब में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में बनाए गए 44 पुलों का इफ्तिताह करने के दौरान किया। आज हमारा देश हर क्षेत्र में कोविड-19 के कारण उपजी अनेक समस्याओं का समान रूप से सामना कर रहा है। वह चाहे कृषि हो या अर्थव्यवस्था, उद्योग हो या सुरक्षा व्यवस्था, सभी इससे गहरे प्रभावित हुए हैं। साथ ही हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित अटल टनल रोहतांग इसका जीता जाता उदाहरण है। न केवल भारत बल्कि विश्व के इतिहास में यह निर्माण अद्भुत और अभूतपूर्व है। और यह टनल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनजीवन की बेहतरी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दिए गए बयान पर जहां मुल्क के अंदर सियासत काफी तेज हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने दिए गए बयान को मुल्क मुखालिफ करार देते हुए कहा कि एक पार्लियामेंट मेंबर को इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता। फारूक अब्दुल्ला जी ने 24 सितंबर अभी चंद महीनों पहले यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं। और दुखद विषय था कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं। आप बताइए, देश के संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर
उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? याद करिए, यह वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम पीओके ले लोगे? यह भारत के लिए कहा था कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है और क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है जो तुम पीओके ले लोगे और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा? देखिए, पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी इनके मन में है और भारत को लेकर जिस प्रकार की मैं कहूंगा बेशर्मी इनके मन में है, यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। और केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हो ऐसा नहीं है, ये चचेरे ममेरे भाई हैं। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हूं तो फारूक अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं, यह बात नहीं। आप अगर इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू। इधर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस तरह के बयानों से कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए। साहब, अभी तक पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था, अब चाइना का सपोर्ट मांगता है। जो चाइना हमारे ऊपर इंट्रूजन कर रहा है, मैं अभी लद्दाख में था तो ईस्टर्न लद्दाख में क्या स्थिति है और वो इस प्रकार का बयान दे, ये बचपना है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो उन्होंने कहा है। अगस्त 4 की पोजीशन और अंदरूनी खुद मुख्तारी को बहाल करने की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी और दफा 370 को बहाल किया जाए और उन मामलात पर उन्हें बात करने से कोई रोक नहीं सकता। जो पोजीशन हमारी थी उसको बहाल करना होगा और यहाँ की जो अंदरूनी खुद मुख्तारी उसको पूरी तरह से बहाल करना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये हिंदुस्तान के आईन ने ये हक हमें दिया है और इस पर बात करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब ने कल चाइना की बात की, चाइना ही है जो आप वो देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब ने बात की। उसने कहा ये चाइना के साथ खूब दोस्ती कर रहे थे, आज जब ये बात हो रही, चाइना ने ये जो बात कही है उसको मानना चाहिए। चाइना ने बात कही है कि ये जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया ये गलत बात है, तो डॉक्टर साहब ने उस पैरे में बात की। डॉक्टर साहब चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारी जो क़यादत है वो हमारी बात को माने, हमारे जो डिमांड है, जो हमारी पोजीशन थी उसको एंडोर्स करे और मुल्क के सालमियत के लिए और सेक्युलर किरदार को बचाने के लिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस है आइन में उसको बहाल किया जाए। श्रीनगर के बरज़ुला रामबाग इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बरज़ुला रामबाग इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। ताहम कुछ देर तक दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेज ने लश्कर तोयबा नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता कमांडर समेत 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंटों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है, जबकि झड़प के दौरान एक रिहायशी मकान भी खाकिस्तर हुआ है। उधर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि रामबाग में लश्कर कमांडर सैफुल्ला समेत 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि सैफुल्ला नौगाम, चाडोरा और कंडीजाल हमलों में मुलविस था, जिसमें कई सीआरपीएफ एहलकार जाम बाग हुए थे। दिलबाग सिंह ने कहा कि इस साल 75 मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं, जिस दौरान 180 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जबकि श्रीनगर के अंदर फिलवक्त सिर्फ एक ही मिलिटेंट सरगर्म है। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो मारा गया है। और सैफुल्ला जो ये पिछले एक के बाद एक
3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरमुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले सीएचपी की पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें एक एएसआई हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में सीआरपी की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था, जिसमें 2 सीआरपी के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान, आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे, उसमें भी सैफुल्ला और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है, और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है। ईजेक के बैनर तले महकमे PHE में काम करे केजुअल मुलाजमीन ITI ट्रेनर्स ने जहरा फारक बडगाम में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया और नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने LG इंतजामिया से मांग की है कि उनकी नौकरियों की मुस्तकिली और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। डिमांड है गवर्नमेंट से, हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आप हमारा मसला हल करो। 14 साल से हम लटके हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी 7 साल की रखी हुई थी। अब तो हद से ही ज्यादा ऊपर हो गए। अब हम गवर्नर इंतजामिया से, कमिश्नर सेक्रेटरी PHE से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से खराब हो गए, हमारे बाल बच्चे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, स्कूल का फीस हम एफोर्ड बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। आज के इस कंपटीशन के दौर में हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई 14 साल हमको हो गए हैं। बाज़ाब्ता कैबिनेट डिसीजन हमारे पास है, ऑर्डर है, और हमारे साथ हमारे हक पर शब खून मारा जा रहा। उधर किश्तवाड़ में भी महकमे PHE में काम करे आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने सब डिवीजन दफ्तर से जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ के दफ्तर तक एक एहतजाजी रैली भी निकाली। इस मौके पर उन्होंने मांग की है कि उन्हें मुतल्लिका महकमे में मुस्तकिल किया जाए और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। आपने देखा होगा कि आज की डेट में केंद्र सरकार जो पावरफुल सरकार है, क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर के लिए क्यों नहीं पैकेज जा रहा है? बार बार हमें रोडों पे निकलना पड़ता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि आज हमारा 94 से लेकर आज तक जो डेलीवेजर PHE में काम कर रहे हैं, हमें मिनिमम वेज एक्ट और रेगुलाइजेशन जो है वो फास्ट ट्रैक बुनियाद पे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज हमने थोड़ा सा हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट पे प्रोटेस्ट रखा आवाज अपनी पहुंचाने के लिए। अगला स्टेप जो हमारा होगा इससे भी बड़ा भयानक होगा, उसकी जिम्मेदारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और LG सरकार की होगी। उधर पूंछ में भी महकमे PHE के आरजी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल 18वें रोज भी जारी रही, जहां आज भी मुलाजमीन ने नाराबाजी करते हुए सरकार से मांग की है कि उनके जायज मुतालबात हल किए जाए। आज जो हमारा जो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है ऑल डेलीवेजर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, जो हमारी काम छोड़ हड़ताल जो है वो लगातार 18 दिन हो गए हैं इस काम छोड़ हड़ताल को चलते हुए। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश है
कि इन लोगों की जो डिमांडें हैं, सिर्फ 4-5 डिमांडें जो हैं वो फिल फॉर पूरी की जाए। जो लोगों के साथ, जो इन लोगों के साथ डिप्लोमा होल्डर, सीपी वर्कर, लैंड ओनर के साथ जो नाइंसाफी हुई है, इन नाइंसाफियों को खत्म किया जाए, इनके रेगुलाइजेशन पॉलिसी इनको दी जाए और इनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो इनको दी जाए। दूसरा, यूटी के तहत इनकी जो तनख्वाह जो है, जो हर यूटी के अंदर, जो हर स्टेट के अंदर जो यूटी लगी हुई है, उस यूटी के अंदर जो है वो। महकमा टूरिज्म डिवीजन कश्मीर में काम कर रहे कैजुअल मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एक बार फिर एहतजाज किया और मुतल्लिका महकमा के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो पिछले कई सालों से तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से न सिर्फ वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए बल्कि उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर से उनकी तनख्वाहें वागुजार करने की अपील की है। हमारा डिपार्टमेंट भी बजट की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी वेजेस के लिए उसमें कोई कंपोनेंट नहीं रखते हैं। तो क्या डिमांड करना चाहिए आप? हमारी डिमांड यही है, एक ही डिमांड है कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार करे और हमें जो बजट 2021-22 की बन रही है उसमें हमें हमारी तनख्वाह शामिल रखें। महकमा टूरिज्म में बतौर कैजुअल लेबर काम करे मुलाजमीन ने आज TRC हंदवारा में भी एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो गुज़श्ता 6 सालों से तनख्वाह से महरूम है, जिसकी वजह से उनका अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने तनख्वाहें वागुजार करने की अपील की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो हमारी जो सैलरी है वो रुकी पड़ी है पिछले 6 साल से, जुलाई 2014 से आज तक सर हमारे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया और सर हम ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। आप सर देख सकते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट आप छान मारिए, यहाँ पर सिर्फ कैजुअल लेबर ही आपको नजर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 मुलाजिम है, परमानेंट मुलाजिम और एक इंचार्ज है सर, बस बाकी सब चलाते हैं सिर्फ कैजुअल लेबर ही सर। कब से आपकी? सर जुलाई 2014 से सर। हाँ सर। क्या कहेंगे, किस तरह के आपको जो इस्तेमाल सर बहुत मुश्किलात में हम सर हमारे जो बच्चे हैं उनको स्कूलों से भी निकाला गया है कि वजह यह है कि हम फीस एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सर। और सर निसार अहमद वानी साहब जो हमारा डायरेक्टर साहब है उसने सर बजट में भी हमको काटा है जब से वो आया है। पिछले जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने सब रखा है, बजट में रखा है, लेकिन इसने सर काटा है। पता नहीं उसकी जाती दुश्मनी क्या हमारे साथ, इसलिए वो हमारे। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आज 11वीं जमात के तालिब इल्मों ने एक बार फिर एहतजाज करते हुए मास प्रमोशन का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि अभी तक नसाब मुकम्मल नहीं हुआ और ऐसे में इम्तिहान मुनक्किद कराने का फैसला सही नहीं है। तालिब इल्मों का मजीद कहना था कि बोर्ड हुकाम को चाहिए कि वो ज़मीनी सूरत हाल का जायजा ले और इसके बाद ही आगे का लाहेमल तय करें। उन्हें बोर्ड हुकाम से अपील की है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र 11वीं जमात के तलबा को मास प्रमोशन दी जाए। इस बार हमसे मार्च के 1 हफ्ता स्कूल गए, उसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा। फिर इन्हें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जो 2G कनेक्टिविटी की वजह से बिल्कुल भी नहीं चलती। उस बेसिस पे हमारा एग्जाम लेंगे। हम एग्जाम के लिए अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है। हम किस बेसिस पे इनका एग्जाम दे? ये कश्मीर के बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमेशा हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। हम एग्जाम के लिए अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है। फिर जो हमने बोला था हमें 4G कनेक्टिविटी तो वो क्यों नहीं देते हैं? इन्हें हमारे साथ कश्मीर के बच्चों के साथ हम हमेशा इनजस्टिस करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने के लिए। हमें मास प्रमोशन चाहिए। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के दफ्तर के बाहर भी 11वीं जमात के तालिब इल्मों ने एहतजाज किया और बोर्ड हुकाम से मांग की है कि उन्हें मास प्रमोशन दी जाए। 11वीं जमात के तालिब इल्मों ने एहतजाज करते हुए बोर्ड हुकाम से अपील की है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र 11वीं जमात के तालिब इल्मों को मास प्रमोट किया जाए। एहतजाजी तालिब इल्मों का कहना था कि कोविड के पेश नज़र ना ही उन्होंने सिलेबस मुकम्मल किया और ना ही पढ़ाई के लिए उनके पास कोई सहूलियात दस्तियाब थी। उन्होंने बोर्ड हुकाम से अपील की है कि उन्हें मास प्रमोशन दी जाए। जमा हुआ है जो कि हम परसों भी जमा हुए थे और आज भी जमा हुआ है इस मुद्दे से कि हमें मास प्रमोशन चाहिए, क्योंकि अलावा वालों को ऑलरेडी मास प्रमोशन मिल चुकी है जो जम्मू डिवीजन के हैं और कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स के साथ टोटली इन्होंने इनजस्टिस किया। पहले ये कि वो अब बोल रहे हैं कि जब सारे स्टूडेंट्स रोड पे उतरे, अब ये बोल रहे हैं कि अलामत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आपको जरूरी देना है। लेकिन तब आप कहाँ थे जब जम्मू वालों को मास प्रमोशन हुई? क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो उतरते रोडों पे तो सारे मीडिया चैनल पे आते, सब बोलते नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कश्मीर के स्टूडेंट्स रोडों पे उतरे उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है जेके बोस की तरफ से। वो बोल रहे मरने दो उनको रोडों पे, क्या करते हैं करने दो, लेकिन उनको कोई दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ पे रोज आते हैं, रोज इंसाफ मांगते हैं।
उधर 12वीं जमात के तालिब इल्मों ने भी श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी तालिब इल्मों ने इंतजामिया से अपील की है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र उनके नसाब में 50% रियायत दी जाए ताकि वो इम्तिहानात में अच्छी तरह से शिरकत कर सके। I'm 12th class के students and we all have gathered here to claim our right, that is to reduce 50% of our syllabus, as government has taken decision to reduce 30% of our syllabus and keeping 70% on, but we students are not satisfied with that decision. Even we 100 times conveyed our message to government through social media, but they haven't made any response. तो ये टाइम हमारा अभी पढ़ने का था, लेकिन हम घरों से बाहर आ रहे हैं, हम उनसे क्लेम करें कि हमें हमारा जो राइट है वो हमें दीजिए। अगर CBSE वालों को 50% सिलेबस कम किया और उनका एग्जाम्स में रखा तो हमारे साथ इनजस्टिस क्यों हो रही है? प्लीज़ हमारे लिए कोई फैसला ले ताकि हम भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा मार्च सेशन करे, लेकिन प्लीज़ हम एग्जाम्स देने के लिए तैयार है और वो भी टाइम पे, लेकिन हमारा 50% सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। वी आर रेडी टू गिव एग्जाम्स ऑन टाइम, वी आर रेडी टू गिव एग्जाम्स ऑन 15 नवंबर, बट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां दूर दराज इलाकों में गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वालों को मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम की जाती है, वहीं सरहदी जिला राजौरी के कोटरा का बुदल इलाके में इस स्कीम के तहत सैकड़ों अफराद को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम की गई। लोगों का कहना है कि उनके मकान कच्चे थे और बारिशों के दौरान कच्चे मकान गिर जाते थे, जिसकी वजह से कई बार हादसा भी पेश हुए हैं। उधर मुतलका हुकाम का कहना है कि मुतलका स्कीमों से न सिर्फ उनके मुश्किलात दूर हुए बल्कि नरेगा के तहत बेरोजगारों को भी अपने अपने इलाकों के अंदर भी काम मिला है। मुंह जाते थे, सऊदी अरब जाते थे, कुवैत में जाते थे, बाहर जाते थे। जो हम घर में जो काम है हमको मिल रहा है और कर रहे हैं, ठीक ठाक हम चल रहा है। अपने नाम से हम साकरी तार में रहने वाले हैं, तो हमारे कच्चे मकान थे, गिर जाते थे और बहुत बड़ा बारिश होती थी जिसकी वजह से मकान गिर जाते थे और कई लोगों के ऐसे मकान भी गिर गए और बच्चे भी हेठ आके मार के गए। तो मेहरबानी होगी आपकी कि हमारे लिए पक्के मकानों की मेहरबानी होगी, हम पक्के मकान आ गए। बहुत परेशानी थी होती है, उनमें भी डर रहता है, सर्दियों में भी बहुत डर रहता है, बर्फ बहुत पड़ती है इस इलाके में और बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारे गांव में। जी मेरा नाम मोहम्मद सैन, हम दार साकरी के रहने वाले हैं, लेकिन हमें कोई मकान नहीं था, रहने की कोई जगह नहीं थी और गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत मदद की है। हम थोड़ा जिन्हें नीचे बैठने के लिए जगह बनाई है। आज हमें बहुत बहुत खुशी हुई है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, अंदर हम भी बैठ सकते हैं, नहीं तो हमें घर नहीं था बैठने के लिए। हमने जो नरेगा के तहत काम इस कोविड में या और कहीं जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो आजकल सभी को यहीं एंगेज किया और हम इवन के ग्राम सभा थ्रू PRIs अपने एम्प्लॉइज़ के थ्रू भी उनको बोलते हैं भाई कोई ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जो भी अनएम्प्लॉयड बंदा है तो वो उसको हम जो है रोज़गार जो है उसके घर के पास ही दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो PMAY के जो हैं 1900 केसेस हमारे ब्लॉक कोटरंगा बुदल में सैंक्शन हुए हैं। एक तो वो भी 1900 घरों को वो रोज़गार मिल गया, दूसरा जो है हमारे 200 कुछ काम जो है हमने नरेगा के तहत इस साल जो है टेकअप कर लिए हैं और हमारे 70,000 जो PDs अभी तक जनरेट हो गए हैं। घर बनाने के काम PMAY में जो केसेस दिए, एक तो वो हो गए, दूसरा हम पौंड वगैरह बनवा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला के दूर दराज गांव जराखिर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान हजारों लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। जिला हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा इस गांव में सड़क की खस्ता हालत, बिजली और पीने के साफ पानी की किल्लत उन लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई है। इलाके के लोगों का कहना है कि अगरचे कई मरतबा इस हवाले से मुतलका हुकाम को आगाह भी किया गया, ताम इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान ने इलाके की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की। इलाके में तिबी सहूलियात की किल्लत भी लोगों के लिए बाइस अजाब बनी हुई है, जिस पर लोगों ने इंतजामिया और मुतलका महकमा पर बरहमी का इजहार किया है। लोगों ने इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। न रोड, न कोच, न ड्रेन, न कदल, टोटली मानस न कदल कुन
लोड कैरियर योर तरनस बात गुजारिश कर महकमन बस R&B वाले तम दपान है यह PMGS वाले यह ब्लाकस ब्लाक वन ब्लाक वाले तम दपान है फंड से लिहाजा गुजारिश कर गवर्नमेंटस रकनस कुन दीतन पूरा तवज्जो कि हमारे सड़कें देखे, हमारे ड्रेनिंग सिस्टम देखे या हमारे वाटर सप्लाई का हाल देखो आप, क्या हाल है इस गांव का। हम पिछले 21वीं सदी के बाशिंदे हैं, कोई यहाँ आता नहीं है। मतलब हर जगह पे आज तरक्की हो रही है, लेकिन ये गांव जैसे 20 साल पहले का गांव था वैसे ही आज भी है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इस गांव की तरफ तवज्जो दे, तो ताकि हम भी मतलब आराम से ज़िंदगी। जम्मू कश्मीर में तालीम के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए अगरचे अहकामात जारी होने के साथ साथ फंड्स भी वागुजार किए जाते हैं, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ महकमे तालीम की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। शुमाली कश्मीर के पालीपुरा भूनियार इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में स्कूली इमारत की खस्ताहाली की वजह से इलाके के बच्चों की तालीम मुतासर हो रहे हैं। अगरचे मुतल्लिका महकमा को स्कूली इमारत की मरम्मत के बारे में कई बार आगाह भी किया गया, ताम अभी तक इमारत की हालत जूं की तू है। गर्ल्स हाई स्कूल है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वहाँ पर है ही नहीं, अकोमोडेशन नहीं है उनकी। बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, ना उनकी ऑफिस की जगह है, ना कोई कंप्यूटर है यहाँ पर, ना कोई ऐसा सिस्टम है। गर्ल्स हाई स्कूल है, ना उसकी फेंसिंग है, ना बिल्डिंग्स है। वो मेन मुद्दा हमारा पूरे इलाके की डिमांड थी। पिछली बार बैक टू विलेज फर्स्ट में भी हमने दिया था, सेकंड में भी दिया, आज थर्ड हो रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब वहाँ पर जो लैंड ओनर है वो डिमांड कर रहा है कि अगर उसको काम दिया जाए बिल्डिंग का तो जमीन भी देने के लिए तैयार है। इस बारे में मैं खासकर डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये थोड़ा अलाउ करें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सीओ साहब से उनको बात करके, ताकि वहाँ पर जो लैंड ओनर है वो जमीन देगा, उसी को काम मिलना चाहिए। नोबुक कोकरनाग के लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि साल 2014 में मुतल्लिका महकमा की जानिब से एक लिंक रोड पर काम शुरू किया गया था, ताम बदकिस्मती से काम को अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से अब आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुतल्लिका महकमा के आला हुकाम और ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से अपील की है कि वो ज़ाती मुदाखलत करके आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए इक़दाम उठाए। अस्तान मोहल्ला ये रोजान वनकस अस्तान यह रोड यपर खोल ज़ियारत शरीफ रोड नाव यह 1/2 किलोमीटर तकरीबन यह रोड यपर खसान ये मज जनाब अली तकरीबन 5,500 लुकन यह पकुन यपर, मगर बदकिस्मती सान यह कि वारिया लट जनाब अली ये गई 8 वरी लगभग तकरीबन वन डिपार्टमेंटस गई अर्ज वर्क 8 वरी कर डिपार्टमेंटस प्रत दह गसान दस जनाब ये करो कह मगर ये योकुन सान तवज्जो दिवान ये रोड कुन बिल्कुल तह कहीं दीतो नी रोड क्लियर कर गो मैटल वगैरह कह कह गोस रोड गसन हेका पकित पतम 8 वरी सफर कर रोड खतर 2014 मज तुल पब्लिक कर पे त्रे तन पे वुनिस तान ड्रेन दिख पानी सत नहन कटिंग कर मेज कटिंग तन पे वोत कोठन तान त्रैप मज गसान मेहरबानी कर क्या गसन जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर आज महकमे सेहत की जानिब से RTO कुलगाम के दफ्तर में मास सैंपलिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुतअद्दिद अफराद के नमूने लिए गए, जबकि लोगों से अपील की गई है उनको उस मास सैंपलिंग में हिस्सा ले ताकि वक्त पर ऐसे अफराद को आइसोलेट किया जाए जो कोरोना मुतासिर हो। यहाँ ARTO ऑफिस कुलगाम में मास सैंपलिंग शुरू की है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ DC साहब। तो और लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो इस मास सैंपलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जहाँ भी मास सैंपलिंग हो रही है वहाँ जोग दर जोग जाए, ताकि कुलगाम जो है वो कोविड फ्री जल्द अज जल्द कोविड फ्री का दर्जा कुलगाम को मिल जाए। उधर GMC डोडा की तरफ से भी कोरोना वायरस की मास सैंपलिंग शुरू की गई है। रैपिड एंटीजेंट सिस्टम के जरिए नमूने हासिल किए गए हैं और इस मौके पर भी आवाम से अपील की गई है कि वो अपने नमूने पेश करें, जिसके बाद ही उन्हें उन अफराद को आइसोलेट किया जाएगा वो कोरोना मुतासिर हों। अभी तक तो हमारे यहाँ कोई 80 के करीब टेस्ट हुए हैं, जिसमें हमारे 3 लोग पॉजिटिव आ गए हैं।
तो इस का मकसद जो हमने यहाँ पे ये हमने ओपीडी के बाहर जो हमने ये टेस्ट का एक फसल सैंपल टेस्ट रैपिड रैट का जो हमने ये सिलसिला जारी किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत से जो टेस्ट थे, सैम्पलिंग टेस्ट की जो रेट था वो बहुत कम हो रहा था, सैंपल टेकिंग बहुत कम हो रही थी। तो हमने सोचा कि एक हम ऐसी जगहों पे टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें आम लोगों को जहाँ कि वो उनको डोर स्टेप पे मिले। इसीलिए हमने ये फैसला किया। मैंने देख रहे हैं अब आंकड़ा भी अब कम हो रहा है, उतना ज़्यादा आंकड़ा नहीं है क्योंकि कल का जो आंकड़ा है 4 लोगों का पॉजिटिव आया है। ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ये भी कि टेस्टिंग भी थोड़ी सी कम हो रही है, जिसकी वजह से हमने ये रात को डिसाइड किया कि हम 3-4 जगह घाट ब्लॉक के अंदर और मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने एक ओपीडी के में फैसिलिटी ये प्रोवाइड की। और दूसरी मैंने एक दूसरा डिसीजन लिया विद कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि हम हॉस्पिटल में जो भी आएगा आईपीडी, जो भी अटेंडेंट आएगा, जो भी पेशेंट आएगा, उसका हम ऑन स्पॉट ही वहीं पे उसका भी हम वहाँ टेस्ट लें और उसकी भी रिपोर्ट दें ताकि हम उसको इमीडिएटली आइसोलेट करें और उसको उससे हमारा। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की सदारत में आज एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिस दौरान मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर BDCs की जानिब से मुख्तलिफ मामलात को DC की नोटिस में भी लाया गया है, जिसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर ने BDOs को हिदायत दी है कि वो अपने ब्लॉक में ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मौजू अराजी की निशानदेही करने के अलावा एक तजवीज़ पेश करें। मीटिंग में ADC, CMO और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जो सर्विस डिलीवरी लोगों को होती है उसको लेके हमने एक बहुत अहम मीटिंग आज की है। हिदायत मैंने पास की है सारे नुमाइंदे जो हमारे रूरल डेवलपमेंट और बाकी डिपार्टमेंट से हैं कि ब्लॉक दिवस जो है अब हर वेंसडे को रामबन में भी डेजिग्नेटेड जगहों पे मनाया जाएगा। एसेंशियल इसमें ब्लॉक दिवस का यही रहेगा कि जितने भी लोगों से रिलेटेड कागज़ जो सरकारी दफ्तरों से उनको मिलते हैं या कोई स्कीम्स के तहत उनको कोई बेनिफिट्स आते हैं उनको सैचुरेट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्कीम्स बना रखी हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए और ओल्ड एज विडोज़ और बाकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के तहत बच्चों को एडवांटेज मिलता है गवर्नमेंट का। इंश्योर ये करना है कि जो बेनिफिशियरी हैं उन तक ये स्कीम पहुंच रही है और ब्लॉक दिवस इसी चीज़ को रेगुलरली चेक करने के लिए एक प्रोग्राम हम चलाया करेंगे। हर वेंसडे को ये 3 जगहों पे हमने नॉमिनेट की हैं जो जगह, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा या ऑर्गेनाइज किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में पॉपुलराइज किया जाएगा कि वो आएँ और अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं रादर देन दे हैव टू गो टू वेरियस ऑफिसर्स विल गो टू देम। बदरवा में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम की शिकायत करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि दूर दराज इलाकों से आए हुए ड्राइवरों की जानिब से रॉन्ग पार्किंग की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होने से आवाम को चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक हुकाम न तो रॉन्ग पार्किंग करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाते हैं और न ही ट्रैफिक निज़ाम को सही किया जा रहा है। आप जाई रोड की तरफ चले जाओ, आप मंदिर मार्केट से नीचे वाली साइड चले जाओ या फिर आप तकिया चौक वाली साइड चले जाओ, हर जगह पे लोगों ने साइड पे गाड़ियां पार्क की होती हैं, जिससे कि इतना जाम लग जाता है कभी कभी कि कुछ लोगों को इतना इमरजेंसी जाना पड़ता है लेकिन पार्किंग की वजह से वो फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है हमारे भदरवा की। हालांकि इतनी कोई जो भी मतलब आप देखो लाइनों में जो रॉन्ग पार्किंग की हुई है, बट पब्लिक का तो इसमें रोल रहता ही रहता है, बट साथ ही साथ हम अब पब्लिक को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते।